नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं प्रतिरक्षण की। तो प्रतिरक्षण से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी है बहुत ही संक्षिप्त में आज आप इसे पढ़ेंगे और एक एक पॉइंट को समझेंगे। आपका सिलेबस लगभग कंप्लीट हो चुका है। आप में से कई लोगों ने सिलेबस 1 से 2 बार पढ़ लिया होगा, लेकिन बात आती है रिवीजन की। तो जिन लोगों ने रिवीजन नहीं किया है उनके लिए ये वीडियो बहुत अच्छा होगा, और जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी अच्छा होगा। रिवीजन जितना करेंगे उतना अधिक आप सफलता के नज़दीक पहुंचेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। इससे पहले कि आपका टॉपिक शुरू किया जाए, आपको एक छोटी सी जानकारी देनी है कि प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच हमारे चैनल पर चल रहा है। बैच की ओरिजिनल फीस 550 रुपए है, लेकिन आपको इतनी नहीं देनी है। आपके लिए ऑफर फीस है 370 रुपए। इस बैच में आपको 30 से 40 मॉक टेस्ट, पीडीएफ और सोल्यूशन मिलेगा। हर हफ्ते आपको 3 से 4 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे। स्पेशल क्विक रिवीजन पीडीएफ नोट्स हर टॉपिक की आपको दी जाएगी, और भी बहुत कुछ आपको मिलेगा। आपको 30 से 40 मॉक टेस्ट मात्र 370 रुपए में दिए जाएंगे। अगर आपने प्रतिज्ञा ली है मुख्य सेविका भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, आपने एक सपना देखा है और आपको अपनी मेहनत पर भरोसा है, तो जरूर जुड़िए मुख्य सेविका प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से। इससे जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279 पर मैसेज कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर डायरेक्ट QRC हेल्प सर्च कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको बैच का लिंक मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर फीस मात्र आज रात 12 बजे तक ही है। क्लियर? आपको ये ऑफर फीस आज रात 12 बजे तक ही है। तो जितना जल्दी हो सके आप इससे जुड़ जाइए, और निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा जब आप लगातार 30 से 40 मॉक टेस्ट कर रहे होंगे अपने एग्जाम से पहले। देखिए, बहुत से लोग कहेंगे यहां पर ये मिल जाएगा, वहां पर ये मिल जाएगा, लेकिन यकीन मानिए किसी भी किताब में आपका एक भी डेटा सही नहीं है। पूरा डाटा किसी भी किताब में सही नहीं है। हर किताब में कुछ ना कुछ गलतियां हैं, तो आप उनके सहारे नहीं पढ़ पाएंगे। और देखिए, जंगल में शेर होता है और गलियों में कुत्ते होते हैं। दोनों में अंतर क्या होता है? कुत्ता एक गली में जाता है, दूसरी गली में जाता है, एक घर में घुसता है, दूसरे घर में घुसता है, एक एक रोटी का इंतजाम करता है। लेकिन जो शेर होता है वो इतना बड़ा शिकार करता है एक बार में कि उसका पूरे दिन का, अगले दिन तक का भोजन का इंतजाम हो सके। समझ रहे ना? तो शेर बनना है आपको या कुछ और बनना है, ये आपको तय करना है कि किस तरह से आपको अपनी चीजें इकट्ठी करनी है ताकि आप कामयाबी के रास्ते पर पहुंच सकें। तो प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच मात्र 370 रुपए में आपको मिल जाएगा। अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279 पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफर फीस मात्र आज रात 12 बजे तक ही है, तो आप इससे जुड़कर इस फीस का लाभ उठाएं। तो आज का आपका टॉपिक है प्रतिरक्षण। इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे, टॉपिक के एक एक निष्कर्ष को समझेंगे, और बहुत ही आसान भाषा में आपको एक एक चीज बताई जाएगी। तो वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि आपकी एक एक चीज क्लियर हो जाए, और आज के बाद आपको यह टॉपिक दोबारा ना पढ़ना पड़े। क्लियर है आपको? तो प्रतिरक्षण से आशय क्या है? प्रतिरक्षण से आशय विभिन्न संक्रामक रोगों से बचाव हेतु शरीर में विशिष्ट प्रकार के एंटीजन प्रवेश कराकर शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना होता है। क्या होता है? प्रतिरक्षण से आशय विभिन्न संक्रामक रोगों से बचाव हेतु शरीर में विशिष्ट प्रकार के एंटीजन प्रवेश कराकर शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना होता है। क्लियर आपको? किसी विशिष्ट रोग से व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना होता है। इसके अलावा क्या होता है? कोई विशेष प्रकार का रोग है, उसके द्वारा विशिष्ट उसके रोग से स्वास्थ्य की रक्षा करना होता है। क्लियर आपको? तो ये प्रतिरक्षण के कार्य भी होता है। क्लियर आपको? देखिए, ये चीजें मैं आपको डायरेक्ट लिखकर भी पढ़ा सकता हूं, लेकिन उससे समस्या ये होगी कि समय आपका बहुत जाएगा। तो समय आपके पास बहुत कम है। समय की वैल्यू को समझिए।
जितना कम समय में आपको जितना ज्यादा पढ़ने को मिले वो सबसे अच्छा होता है। लाइव क्लास में क्या होता है, टीचर आपके 10-15 मिनट 25 मिनट कमेंट में बर्बाद करेगा, तो उससे क्या होगा, लाइव क्लास में आपका बहुत नुकसान होगा। जो चीज आप 15 से 20 मिनट में पढ़ सकते हैं, लाइव क्लास में वही चीज आप 50 से 60 मिनट में पढ़ते हैं, उससे आपका बहुत ही नुकसान होता है। इसलिए कम समय में ज्यादा चीजें पढ़ने की कोशिश करिए, कभी भी लाइव क्लास के चक्कर में मत रहा करिए। क्लियर है आपको? और ये पीडीएफ आपको मिल ही जाती है, गरिमा बैच में भी मिलेंगी और प्रतिज्ञा बैच में भी मिलेंगी। ये जितना भी कंटेंट आपको पढ़ाया जाता है उन सब की पीडीएफ आपको गरिमा बैच में मिल जाएगी या प्रतिज्ञा बैच में मिल जाएगी। प्रतिरक्षण में विभिन्न बीमारियों के कीटाणुओं को परिवर्तित रूप से मृत एवं दुर्बल अथवा उनके जीव विष टॉक्सिन से वैक्सीन बनाई जाती है। क्लियर आपको? यह वैक्सीन जब निश्चित मात्रा में शरीर में पहुंचती है तो शरीर को बीमारियों से सुरक्षा मिलती है। क्या होता है, शरीर को बीमारियों से सुरक्षा मिलती है जब यह वैक्सीन हमारे शरीर में निश्चित मात्रा में पहुंचती है। क्लियर आपको? तो प्रतिरक्षण में क्या होता है, विभिन्न बीमारियों के कीटाणुओं को परिवर्तित रूप में मृत कर दिया जाता है या फिर उन्हें दुर्बल कर दिया जाता है अथवा उनके जीव विष यानी कि टॉक्सिन से वैक्सीन बनाई जाती है। क्लियर आपको? प्रायः कुछ वैक्सीन इंजेक्शन के माध्यम से तथा कुछ मुंह द्वारा सेवन कराई जाती हैं। तो प्रतिरक्षण का एक दूसरा अर्थ टीकाकरण भी होता है। क्लियर आपको? तो प्रायः कुछ वैक्सीन जो होती हैं वो इंजेक्शन के माध्यम से तथा कुछ मुंह द्वारा सेवन कराई जाती हैं। वैक्सीन को हिंदी में टीका कहते हैं। क्लियर आपको? जैसे कोविड की वैक्सीन आपको लगाई गई थी तो कोविड के टीके थे। क्लियर आपको? शरीर में पहुंचने के पश्चात ये शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण कर विभिन्न रोगों से शरीर की रक्षा करती हैं। क्या करती हैं? शरीर में पहुंचने के पश्चात ये शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण कर विभिन्न रोगों से शरीर की रक्षा करती हैं। तो वैक्सीन क्या करती है, जब हमारे शरीर में जाती है तो बीमारी की बहुत सी छोटी मात्रा लेके जाती है और शरीर को एक्टिवेट कर देती है कि इस मरी हुई बीमारी के लिए, बहुत सी छोटी बीमारी के लिए शरीर अपनी सुरक्षा प्रणाली को एक्टिवेट कर दे। हमारे शरीर में एक सुरक्षा प्रणाली होती है, क्लियर आपको, जो रोगों से लड़ती है। लेकिन उसके लिए शरीर के पास ये पता होना चाहिए कि कौन सा हमला करने वाला है, कौन सा कीटाणु हमला करने वाला है, कौन सी बीमारी हमला करने वाली है, तो शरीर उसके लिए तैयार हो जाता है। तो जब बड़ी मात्रा में वो बीमारी आती है तो शरीर के पास उससे लड़ने की क्षमता होती है। यही वैक्सीन करती है। क्या करती है कि इस वैक्सीन हमारे शरीर में उस बीमारी से लड़ने की एंटीबॉडीज निर्माण के लिए शरीर को प्रेरित कर देती है। क्लियर आपको? जैसे आप क्या है, अगर आपको पता है आपका दुश्मन कौन है तो आप उसे बहुत अच्छे से लड़ पाएंगे। अगर आपको पता ही नहीं है कि सामने से कौन लड़ने वाला आने वाला है या अचानक से कोई नया व्यक्ति लड़ने आ जाए तो फिर आप उससे नहीं लड़ पाएंगे। हो सकता है आप लड़ लें और बहुत से अधिक चांस है कि आप उससे ना लड़ पाएं। ऐसे ही कोरोना में हुआ। शरीर हमारा कोरोना के लिए तैयार नहीं था, उसके पास उससे लड़ने की बॉडीज नहीं थी, एंटीबॉडीज नहीं थी, जिसके कारण क्या हुआ, बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई। लेकिन फिर वैक्सीन लगाई गई सबको। जब वैक्सीन सबको लगाई गई तो उससे क्या हुआ, सबके शरीर में छोटी छोटी मात्रा में कोरोना बीमारी डाल दी गई। इससे क्या हुआ, शरीर उसके लिए तैयार हो गया, उसने एंटीबॉडीज बना ली। और फिर क्या हुआ, फिर जैसे ही कोरोना किसी को हुआ तो उस पर उन एंटीबॉडीज ने हमला किया उसके भी वायरस पर और उसको नष्ट कर दिया। क्लियर आपको? तो किंतु सफल प्रतिरक्षण हेतु वैक्सीन के निर्धारित समय एवं खुराक का पूर्ण ज्ञान आवश्यक है। तो सफल परीक्षण हेतु क्या होना चाहिए, वैक्सीन का निर्धारित समय यानी कि किस समय पर दी जानी चाहिए और खुराक कितनी होनी चाहिए। देखो हर किसी के लिए खुराक अलग अलग हो सकती है ना, तो वही डिसाइड करती है। जैसे आप पैरासीटामोल खाते हैं तो जब आप बड़े हो गए होते हैं तो आप एक पूरी खा लेते हैं और छोटे बच्चे को आधी दी जाती है और बहुत से छोटे बच्चे को 1/4 दी जाती है या उनके लिए सिरप आती है वो दी जाती है पैरासीटामोल की। क्लियर आपको? तो शरीर में पहुंचने के पश्चात ये शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण कर विभिन्न रोगों से शरीर की रक्षा करती हैं। किंतु सफल प्रतिरक्षण यानी कि सफल टीकाकरण हेतु वैक्सीन के निर्धारित समय एवं खुराक का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। क्लियर आपको? अब प्रतिरक्षण से लाभ क्या है या टीकाकरण से लाभ क्या है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं और इस टॉपिक को आज पूरा क्लियर करके जाएंगे। आप निश्चित रूप से समझ लीजिए, एक एक पॉइंट आपका क्लियर होगा। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लियर आपको? आपके लिए बहुत मेहनत के साथ ये पीडीएफ बनाई जाती हैं। एक एक पीडीएफ बनाने में 2 से 3 घंटे लगता है। कंटेंट छांटना होता है, फिर उसको टाइप करवाना होता है, फिर वहां पर देखना होता है कहीं कुछ गलती ना रह गई हो, है ना। तो मेहनत लगती है, आप मेहनत को समझिए।
आपको भी उतनी मेहनत करनी चाहिए जितनी इस पीडीएफ को बनाने में मेहनत लगती है। आप लोगों को लगता होगा कि सर पीडीएफ देख के पढ़ा देते हैं, लेकिन इस पीडीएफ को बनाने में बहुत समय लगता है। प्रतिरक्षण के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। क्या है? प्रतिरक्षण के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। वो कौन कौन से हैं? विभिन्न संक्रामक रोगों से बचाव हो जाता है। क्लियर आपको? विभिन्न संक्रामक रोगों से बचाव हो जाता है। क्लियर आपको? प्रतिरक्षण के पश्चात रोग भी हो जाता है जो इसकी तीव्रता निम्न रहती है। क्या होता है? अगर प्रतिरक्षण के पश्चात रोग हो जाए तो इसकी तीव्रता निम्न रहती है। तो संक्रामक रोग कौन से होते हैं? किन्हीं 3 संक्रामक रोगों के नाम आज आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज आपका प्रश्न है कि किन्हीं 3 संक्रामक रोगों के नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। क्लियर है आपको? प्रतिरक्षण द्वारा रोगों से बचाव के कारण व्यक्ति की दवा आदि पर व्यय में कमी आती है। क्लियर है आपको? अगर प्रतिरक्षण समय से हो गया तो आपके शरीर के पास उस बीमारी से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज होंगी, और एंटीबॉडीज होगी तो आपका शरीर कम बीमार होगा। क्लियर आपको? भारत में समय से कोविड टीकाकरण हो गया, जिसके कारण भारत कोरोना से काफी हद तक बच गया। लेकिन चीन में अभी भी वहां पर लॉकडाउन लगा हुआ है। लोग आफत में जूझ रहे हैं। अमेरिका में भी बहुत सारे मरीज आ रहे हैं कोविड के। तो ये क्या कारण है? वहां की वैक्सीन बहुत ही खराब क्वालिटी की थी, जिसके कारण वहां पर वो काम ही नहीं करी। तो प्रतिरक्षण के लिए अच्छी क्वालिटी के वैक्सीन होना भी बहुत जरूरी है। क्लियर आपको? तो प्रतिरक्षण द्वारा रोगों से बचाव के कारण व्यक्ति की दवा आदि पर व्यय में कमी आती है। स्वस्थ शरीर एवं उत्तम जीवन हेतु, तो शरीर आपका स्वस्थ रहेगा तो आपका जीवन स्वतः ही उत्तम हो जाएगा। जो लोग लगातार बीमार रहते हैं उनकी तकलीफ आप एक बार देखिए, वो कितना गंदा महसूस करते हैं जब वो बीमार होते हैं। देखिए, बीमारी किसी के पास भी आ सकती है, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन आदमी स्ट्रगल करता है जब वो बीमार हो जाता है। कभी कैंसर के मरीज के देखो ना आप कि कितना अंदर से टूट चुका होता है वो मरीज, कितना झेलना पड़ता है उसको सामने पता होता है कि उसकी मृत्यु आने वाली है, और वो हर दिन किस तरह से झेलता होगा। तो स्वस्थ शरीर होना उत्तम जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अपना स्वस्थ शरीर कैसे रखें? स्वस्थ शरीर के लिए आपको स्वस्थ विचार रखने होंगे कि मुझे अच्छा खाना है, मुझे अच्छे समय पर सोना है, मुझे अच्छे समय पर उठना है, मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे सही चीजों का ख्याल रखना है। इससे क्या होगा? आपका शरीर स्वतः ही स्वस्थ हो जाएगा। देखिए, छोटी छोटी चीजों पर आप ध्यान देंगे तो जीवन आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। बहुत कुछ बड़ा करने की आवश्यकता नहीं होती है जीवन को बदलने के लिए। जितने भी बड़े लोग हुए उन्होंने क्या किया कि छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दिया। 10 मिनट योगा करना, 15 मिनट योगा करना, सुबह सही समय पर उठना, शाम को सही समय पर सोना, सही भोजन करना, ये सब क्या है? ये बहुत ही बारीक चीजें हैं, लेकिन इनसे जीवन के स्तर में बहुत ही बड़ा बदलाव आ जाता है। क्लियर आपको? तो स्वस्थ शरीर एवं उत्तम जीवन हेतु टीकाकरण काफी फायदा करता है। शरीर को रोगों के हानिकारक प्रभावों से बचाने हेतु, अब शरीर में कोई रोग होता है तो उससे हानिकारक प्रभाव भी आते हैं। जैसे क्या हुआ था, कोविड हुआ जब, मैं बार बार कोविड का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आप सभी लोग इससे परिचित हैं, इसके बारे में आपके पास काफी जानकारी है। तो बहुत से लोगों की सूंघने की शक्ति चली गई थी। 5-6 महीने, 8-9 महीने तक वो सूंघ ही नहीं पा रहे थे कि उन्हें क्या खाना है, क्या पीना है, किसी की महक ही नहीं लग रही थी उनको। बहुत से लोगों को चिड़चिड़ापन बीमारी हो गई थी, और बहुत से लोगों को स्मृति की हानि हो गई थी। ये सब किसके कारण हुआ? कोविड के कारण हुआ। तो जब शरीर में कोई रोग आते हैं वो शॉर्ट टर्म में तो बहुत जल्दी सही हो जाते हैं अक्सर, लेकिन उनके लॉन्ग टर्म काफी बीमारियां होती हैं। जैसे एक बीमारी होती है दिमागी बुखार। आदमी 1-1.5 महीने में सही हो जाता है उससे, लेकिन उसका असर अगले 8-9 महीने तक रहता है। लगातार सरदर्द बार बार बढ़ता रहता है। तो ये कहता है शरीर पे रोगों के हानिकारक प्रभाव होते हैं। क्लियर आपको? अब बात करते हैं प्रतिरक्षण के प्रकार की। प्रतिरक्षण के प्रकार की, तो मानव में मुख्य रूप से 2 प्रकार की प्रतिरक्षा होती है। कैसे होती है? यहां पर प्रतिरक्षण जब भी बात की जाए तो आप उसको टीकाकरण से ही समझिएगा। ठीक है? टीकाकरण प्रतिरक्षण मतलब शरीर के जो सुरक्षात्मक ढांचा है, ठीक है, वो होता है प्रतिरक्षण। तो एक होता है जन्मजात, कि हमारा शरीर जन्म से ही इसके लिए तैयार है ना, और होता है अनुकूलित यानी कि एडेप्टिव प्रतिरक्षा। अब ये दोनों क्या होती हैं इसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा आगे। क्लियर है आपको? तो जन्मजात प्रतिरक्षा क्या होती है? देखिए, ये 1 लाइनर है पूरा। मैं आपके लिए एक एक चीज बिल्कुल टू द पॉइंट लेकर आता हूं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। जब आप इन पीडीएफ्स को रिवाइज करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा डेटा मिल रहा होगा और आप सफलता के बहुत ही करीब पहुंच चुके होंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप इन्हें रिवाइज करें।
यह शरीर में स्वाभाविक रूप से विद्यमान होती हैं। क्या होती हैं? जो आपका जन्मजात प्रतिरक्षा होता है वो शरीर में स्वाभाविक रूप से विद्यमान होती है। यह प्रतिरक्षा सभी लोगों में सामान्य रूप से होती है। जैसे त्वचा रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोकने हेतु बाधा के रूप में कार्य करती है। जो हमारे शरीर की त्वचा है ये एक बाधा के रूप में कार्य करती है, रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोकती है। लेकिन सबकी एक सीमा होती है, तो त्वचा की भी एक सीमा है ना। जब आप देखते हैं कि आपने किसी मच्छर ने काटा तो वहां पर लाल हो गया, है ना, या किसी मधुमक्खी ने काटा वहां पर लाल हो गया, ये सूज गया, सूजन आ गई। तो ये कैसे सूजन आ गई? शरीर क्या करता है? शरीर जैसे किसी मच्छर ने काटा तो शरीर वहां पर एंटीबॉडीज को भेजता है कि उसको ठीक करो जाके, ये किसी ने कोई विष आया है इसको ठीक करो। जब एंटीबॉडीज वहां पर आती हैं, लड़ाई लड़ती हैं, तो उससे क्या होता है? वहां पर सूजन आ जाती है। ये त्वचा की लड़ाई के कारण ही वहां पर सूजन आती है। समझ रहे ना आप? तो त्वचा के रोगाणुओं की शरीर में प्रवेश करने से रोकने हेतु बाधा के रूप में कार्य करती हैं। कौन? जो हमारे अंदर जन्मजात प्रतिरक्षा होती है। क्लियर है आपको? अब जन्मजात प्रतिरक्षा को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जाता है। देखो, अब जन्मजात प्रतिरक्षा को भी मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक होती है गैर विशिष्ट प्रतिरक्षा और दूसरी होती है विशिष्ट प्रतिरक्षा। क्लियर है आपको? इसमें क्या होता है? यह जन्मजात प्रतिरक्षा है जो शरीर की सभी संक्रमणों से बचाव हेतु समान प्रतिरोध का कार्य करती है। क्लियर है आपको? यह एक जन्मजात प्रतिरक्षा है जो शरीर के सभी संक्रमणों से बचाव हेतु सामान्य प्रतिरोध का कार्य करती है। और विशिष्ट प्रतिरक्षा क्या होती है? यह वह जन्मजात प्रतिरक्षा है जो एक सूक्ष्म जीव के लिए विशिष्ट प्रतिरोध का प्रदर्शन करती है। यानी कि विशिष्ट वो होती है जो किसी एक निश्चित बीमारी के लिए एक निश्चित सूक्ष्म जीव के विशिष्ट प्रतिरोध का प्रदर्शन करती है। और जो गैर विशिष्ट होती है वो सभी बीमारियों के लिए, सभी संक्रमणों के लिए एक तरह से व्यवहार करती है। क्लियर है आपको? आपने देखा होगा बहुत से लोगों में जुकाम बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन बहुत से लोगों में जुकाम उतनी जल्दी से नहीं होता है। यह सब गैर विशिष्ट प्रतिरक्षा और विशिष्ट प्रतिरक्षा के कारण होता है। क्लियर है आपको? अब बात करते हैं अनुकूलित, जो दूसरे प्रकार की प्रतिरक्षा है। अनुकूलित यानी कि एडाप्टिव प्रतिरक्षा। क्लियर आपको? ये आप जो ब्रैकेट में इंग्लिश शब्द का देवनागरी लिपि में लिखा गया है इसको भी आप याद रखेंगे। यह मानव जीवन में धीरे धीरे विकसित होती है। क्या होता है? यह मानव जीवन में धीरे धीरे विकसित होता है। जब हम किसी बीमारी के संपर्क में आते हैं या टीके के द्वारा इसका प्रतिरक्षण किया जाता है तो हमारे शरीर में अनुकूलित प्रतिरक्षण विकसित होता है। क्या होता है? हमारे शरीर में अनुकूलित प्रतिरक्षण विकसित होता है जो हमारे शरीर को उस विशेष रोग से रक्षा करता है। क्लियर आपको? जो हमारे शरीर की उस विशेष रोग से रक्षा करता है। क्लियर आपको? अनुकूलित प्रतिरक्षा को दो भागों में इस आधार पर विभाजित किया गया है कि हम यह प्रतिरक्षा किस प्रकार प्राप्त करते हैं, जिसका वर्णन निम्न प्रकार है। क्लियर आपको? अनुकूलित प्रतिरक्षा को दो भागों में इस आधार पर विभाजित किया गया है कि हम यह प्रतिरक्षा किस प्रकार प्राप्त करते हैं, इसका वर्णन निम्न प्रकार है। क्लियर आपको? तो अनुकूलित प्रतिरक्षा को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। क्लियर आपको? अगली पहली है सक्रिय प्रतिरक्षा। अब सक्रिय प्रतिरक्षा कैसे कार्य करती है? यह प्रतिरक्षा रोग उत्पन्न करने वाले एजेंट के साथ आकस्मिक संपर्क के माध्यम से स्वाभाविक रूप से प्राप्त की जाती है। सामान्यतः यह इंजेक्शन द्वारा हस्तांतरण के माध्यम से प्राप्त की जाती है। यह प्रतिरक्षा सामान्यतः दीर्घकालिक प्रतिरक्षा एवं सुरक्षा सुनिश्चित करती है। क्लियर आपको? तो जो सक्रिय प्रतिरक्षा होती है वो क्या करती है? दीर्घकालिक प्रतिरक्षा एवं सुरक्षा सुनिश्चित करती है। सामान्यतः यह इंजेक्शन द्वारा हस्तांतरण के माध्यम से प्राप्त की जाती है। क्लियर आपको? सक्रिय प्रतिरक्षा को दो भागों में विभाजित किया गया है। अब सक्रिय प्रतिरक्षा को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। वो कौन कौन से हैं? एक होता है स्वाभाविक रूप से अर्जित सक्रिय प्रतिरक्षा। क्लियर आपको? स्वाभाविक रूप से सक्रिय अर्जित सक्रिय प्रतिरक्षा ये कैसी होती है? स्वाभाविक रूप से अर्जित सक्रिय प्रतिरक्षा तब उत्पन्न होती है जब कोई व्यक्ति किसी रोगी के संपर्क में आता है और ऐसी स्थिति में प्राथमिक प्रतिरक्षा प्रक्रिया का विकास करती है जो प्रतिरक्षा विज्ञानी स्मृति को उत्पन्न करती है। क्लियर आपको? यह प्रतिरक्षण प्राकृतिक नहीं होता है तथा यह प्रतिरक्षण कार्य प्रणाली के कार्य में विकार सक्रिय प्रतिरक्षा के गठन को प्रभावित करता है। क्लियर आपको? तो एक स्वाभाविक रूप से अर्जित सक्रिय प्रतिरक्षा होती है। आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा, आप बस दोनों याद कर लीजिएगा। क्लियर आपको? अगली प्रतिरक्षा है आपकी कृत्रिम रूप से अर्जित सक्रिय प्रतिरक्षा। क्लियर आपको? यह कैसे कार्य करती है?
यह प्रतिरक्षा टीकाकरण के माध्यम से उत्पन्न की जाती है। अब कृत्रिम रूप से क्या हुआ कि टीकाकरण दिया गया, ठीक है। इसमें टीका प्रतिजन के विरुद्ध प्राथमिक प्रतिक्रिया को उत्तेजित करता है तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर संक्रमण के जीवाणुओं को नष्ट करता है। क्लियर है आपको? आगे बात करेंगे तो यह प्रतिरक्षा उन बीमारियों के संक्रामक एजेंटों के इलाज हेतु प्रयोग की जाती है जिसमें गंभीर बीमारी की प्रतिरक्षा की क्षमता कम होती है। क्लियर आपको? यह प्रतिरक्षा उन बीमारियों के संक्रामक एजेंटों के इलाज में हेतु प्रयोग की जाती है जिसमें गंभीर बीमारी की प्रतिरक्षा की क्षमता कम होती है। अब बात करते हैं निष्क्रिय प्रतिरक्षा। किसकी? निष्क्रिय प्रतिरक्षा की। तो यह प्रतिरक्षा कृत्रिम रूप से सोच समझकर किए गए कार्यों के फलस्वरूप प्राप्त की जाती है। क्लियर आपको? यह प्रतिरक्षा कृत्रिम रूप से सोच समझकर किए गए कार्यों के फलस्वरूप प्राप्त की जाती है। यह प्रतिरक्षा तत्काल सुरक्षा प्रदान करती है। क्या करती है? तत्काल सुरक्षा प्रदान करती है। क्लियर आपको? इसलिए निष्क्रिय टीकाकरण तब किया जाता है जब संक्रमण का उच्च जोखिम हो तथा शरीर को अपनी प्रतिरक्षा प्रक्रिया विकसित करने में अपर्याप्त समय हो या रोग के लक्षण को तत्काल कम करना हो। तो यह प्रतिरक्षा कृत्रिम रूप से सोच समझकर किए गए कार्यों के फलस्वरूप प्राप्त की जाती है। यह प्रतिरक्षा तत्काल सुरक्षा प्रदान करती है। क्लियर आपको? तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब निष्क्रिय प्रतिरक्षा सामान्यतः दो प्रकार की हो सकती है। ये कौन सी होती है? एक होती है मातृ एंटीबॉडी। ये क्या होता है? अजन्मे एवं नवजात शिशुओं को मातृ प्रतिरक्षा प्रणाली से एंटीबॉडी द्वारा संरक्षित किया जाता है। इन एंटीबॉडी को दो प्रकार से साझा किया जाता है, जो है प्लेसेंटा में व स्तन दूध में। क्लियर आपको? प्लेसेंटा से मिलती हैं नवजात शिशु को या फिर स्तन दूध से। क्लियर आपको? अगली है इम्यूनोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबुलिन। तो ये क्या है? कुछ विशेष स्थितियों में जानवरों से या अन्य लोगों से प्राप्त एंटीबॉडी या प्रयोगशाला में संश्लेषित संक्रमण के जोखिम वाले व्यक्तियों के उपचार हेतु उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है कि जानवरों से क्या मतलब है कि कोई वायरस लिया और किसी जानवर में दिया, ठीक है, जानवर में इंजेक्ट किया और जानवर के शरीर में जो एंटीबॉडी बनी उनको निकाल लिया सीरम के रूप में और वही टीकाकरण के रूप में लगा दिया गया। इसको क्या कहते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। क्लियर आपको? अब प्रतिरक्षण प्रक्रिया के सोपान, ये लास्ट टॉपिक है आपका आज का और इसको आप अच्छे से समझ लेंगे तो बहुत ही छोटा टॉपिक है ये, अब 2 मिनट में खत्म हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लियर है आपको? तो प्रतिरक्षण प्रक्रिया के 2 मुख्य सोपान निम्न प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? प्रतिरक्षण प्रक्रिया के 2 मुख्य सोपान निम्न प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? पहला है प्राथमिक प्रतिरक्षण। क्या है? इसमें क्या होता है? प्राथमिक प्रतिरक्षण में रोग प्रतिकारिता उत्पन्न करने के लिए एक या एक से अधिक टीके लगवाए जाते हैं। क्या किया जाता है? एक या एक से अधिक टीके लगवाए जाते हैं। ये प्राथमिक टीके निश्चित समयावधि होते हैं। जैसे कोविड में आपके पहला टीका लगाया गया एक निश्चित टाइम के लिए, फिर दूसरा टीका लगाया गया एक निश्चित टाइम के लिए। अतः समय बीतने पर रोग प्रतिरक्षा धीरे धीरे कम होने लगती है। क्लियर आपको? दूसरा है गौण प्रतिरक्षण। इसमें क्या होता है? प्राथमिक प्रतिरक्षण की अवधि समाप्त होने के पश्चात गौण प्रतिरक्षण किया जाता है, जिसे बूस्टर डोज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रतिरक्षण को बूस्टर डोज भी कहा जाता है। यदि प्राथमिक प्रतिरक्षण की अवधि समाप्त होने के पश्चात गौण प्रतिरक्षण नहीं किया जाता तो रोग होने की संभावना बनी रहती है। समझ गए ना आप? अगर आपने कोविड का बूस्टर डोज नहीं लिया है तो आपको रोग बने रहने की संभावना बनी हुई है। क्लियर आपको? तो ये रहा आज का पूरा टॉपिक, आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। और प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से जुड़ना है तो आज ही जुड़ जाइए, क्योंकि सिर्फ आज तक ही 370 रुपए फीस है इसकी और इसमें गारंटी के साथ आपको 30 से 40 मॉक टेस्ट पीडीएफ और सॉल्यूशन के साथ कराए जाएंगे। हर हफ्ते आपको 3 से 4 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे और स्पेशल क्विक रिवीजन पीडीएफ नोट्स मिलेंगे हर टॉपिक के। और इसके अलावा भी बहुत कुछ मिलेगा। और इसके अलावा आपको जो मैं मोटिवेशन दूंगा पढ़ने के लिए, तैयारी करने के लिए, उसकी बात बहुत ही अलग होगी। आप पढ़ाई छोड़ ही नहीं पाएंगे अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे।
तो 30 से 40 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे मात्र 370 रुपए में। आज ही जुड़िए, व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279 पर मैसेज करके या टेलीग्राम पर सीधे QRC हेल्प सर्च करिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो अगर आपने प्रतिज्ञा ली है इस भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, तो आप जुड़ सकते हैं प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से मात्र 370 रुपए में। यह ऑफर सिर्फ आज रात तक के लिए है, तो जल्दी से जुड़िए प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से। तो आज का ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूं आपने एक एक चीज अच्छे से पढ़ी होगी, एक एक चीज अच्छे से समझी होगी। आज का आपका प्रश्न था कि कमेंट बॉक्स में आपको 3 संक्रामक रोगों के बारे में लिखना है और आज ये भी बताना है कि ये पूरा टॉपिक आपको कैसा लगा, ये मेरी पूरी मेहनत आपको कैसी लगी। और आपका कोई प्रश्न हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप प्रतिज्ञा बैच से जुड़ना चाहते हैं तो पूरी प्रक्रिया आपको बता दी गई है। प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपके साथ सदैव बना रहूंगा जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।